हाँ आनंद भाई। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आनंद है। केवल हाँ भगवान। आनंद भाई। हाय आनंद भाई। हाय सबको नमस्ते। केवल भगवान की कृपा है दोस्तों, और आप लोगों का साथ है। यही वजह है दोस्तों कि आज मैं शराब नहीं पिया सवेरे से अभी तक। अब शराब न पीने की वजह से दोस्तों आज एक अच्छा जीवन जीने के प्रयास में लगा हूँ दोस्तों। दोस्तों, जब भी विजय भाई का फोन आया तो परेशान 3 दिन से मेरे भतीजी की तबीयत खराब है, मेरे छोटे भाई के लड़की की। करीब करीब 19 साल की लड़की हो, और उसको रात को 2 बजे 3 बजे दवाखाने में ले जाके एडमिट करना। तो फिर उसको जब ही डिस्चार्ज होके घर आया सुपर हॉस्पिटल से, तो बैठा था दोस्तों मैं। तो ईश्वर किस तरीके से मेरा हौसला बुलंद करता है, और मेरा हौसला किस तरीके से ईश्वर मजबूत करता है। तो मैं रेगुलर प्रार्थना करते रहता हूँ सवेरे से। शराब के दूरी के लिए तो करता ही हूँ, लेकिन अच्छा जीवन किस तरीके से जीऊं, और भगवान से मदद मांगते रहता हूँ। तो भगवान ने दोस्तों किसी न किसी माध्यम से आज शाम का समय मेरा थोड़ा सा बिजी बनवा दिए। तो मुझे सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा पायनर ग्रुप का, कि जो उन्होंने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया। और विजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। दोस्तों, लगभग मेरा शराबी दौर है ना, करीब करीब 27-28 साल का शराबी जीवन रहा मेरा। और शराबी जीवन में मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और ये मेरे आगे समझ में तो बहुत बुरी तरीके से इस बीमारी ने घेरा था, और इतने खतरनाक तरीके से इसने मेरे ऊपर प्रहार किया कि मैं ये बयान नहीं कर सकता दोस्तों शब्दों में। दोस्तों, सब बरोबर था। किसी बात की टेंशन नहीं थी, किसी बात की चिंता नहीं थी। ऊपर वाले ने पढ़ाई लिखाई अच्छी किया, बहुत कम उम्र में सर्विस लगी। और उसमें एक कारण था दोस्तों, जिस एरिया में मैं रहता था ना, वो एरिया आजू बाजू उस एरिया के बैकवर्ड एरिया था। और हमारी 2-4 लाइन प्लाटों की लाइन थी, और उसके अगल बगल में आजू बाजू में पूरे क्रिमिनल एरिया था। तो बचपन से जो मैं वो लोगों को देखता था, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में मैंने गठान बांध लिया था कि भाई ये लोग जो शराबी लोग रहते हैं, तो साले दिन भर शराब पीते हैं, और शाम को आके यार ये घर में क्यों ऐसा तमाशा करते हैं, और ये इनको कोई नहीं मिलता क्या, इनको अपने बाल बच्चे ही मिलते क्या, और घरवाली को मारना, बच्चों को मारना। तो वो मुझे बाद में यहाँ आने के बाद में वो सारे प्रश्नों का उत्तर मिला अल्कोहलिक एनोनिमस का, जब मेरा सफर चालू हुआ। तो दोस्तों, मैं कसम खाया था कि नहीं यार, बड़ा होके अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करूंगा। लेकिन घर में सब परिस्थिति बरोबर थी। घर के लोग का चाहता था मैं, 4 भाई 3 बहनों में मेरे पिताजी और मेरे मम्मी, मेरी माँ बड़ी मेरे से लगाव रखती थी। और धीरे धीरे दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में मेरे हाथ में किसी कारणवश तो मौज मस्ती की वजह से शराब आ गई। और वो शराब मैंने पहली बार पिया। और शराब पीने के बाद में वो बियर का गिलास था, बियर पिया था। तो उसके बाद में मैंने उसको 6-7-8 महीने देखा नहीं दोस्तों पलट के, कि मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी शराब पीने की। लेकिन लेकिन दोस्तों, उस दिनों के बाद में फिर वो सिलसिला, वही जो बच्चे लोग थे एरिया के, वो एरिया के बच्चे लोगों के साथ में वो सिलसिला चालू हुआ। और फिर 1-2 बार मैं हल्के से उनके साथ वाइन ले लिया, बियर छोड़ के वाइन पिया। और वाइन पीने के बाद में बहुत कम उम्र में मेरे को ड्यूटी लगी थी। बहुत नसीब वाला था दोस्तों मैं। 10 क्लास की एग्जाम पास हो गया था, और मुझे गवर्नमेंट ड्यूटी का मौका मिला। और ड्यूटी का मौका मिलने के बाद में दोस्तों, ड्यूटी भी सिफारिश से मिली थी। और वहाँ कहीं ना कहीं ये शराब ने फिर से मेरे ऊपर अटैक किया। वहाँ पे मैं
नए लोग, नया सराउंडिंग और नए माहौल। तो सब लोग पीते थे दोस्तों, और मुझे बोलते थे यार तुम शराब वराब नहीं पीते क्या? नहीं, मैं बोलता था यार पिया मैंने एक दो बार, लेकिन मेरे को जमी नहीं, और मैं पीना भी नहीं चाहता। तो परिचय बढ़ते गया, दो चार दोस्त वहाँ नए नए पैदा हो गए, और फिर वो दोस्तों के साथ में दोस्तों किसी का बर्थडे, वो बर्थडे का माहौल में फिर से वो शराब मेरे हाथ में आई। तो पहले मेरा ऐसा डेली का पीना नहीं था, मैं महीना 15 दिन में एक आधी बार पीता था, तो मेरे को वोमिटिंग हो जाती थी। और उसके बाद में दोस्तों वो महीने की शराब कहीं ना कहीं दोस्तों 15 दिन पे आ गई, और 15 दिन की शराब फिर वो डेली रूटीन बन गया था मेरा। शाम को मैं घर से, मेरी 9 बजे की ड्यूटी रहती थी नाइट। अक्सर मैंने जितने दिन सर्विस किया तो नाइट ड्यूटी बहुत किया। तो 14-15 साल का मेरा वहाँ डिपार्टमेंट में सर्विस रहा। तो मैं शाम के समय बराबर घर से निकलता था। मेरी ड्यूटी 9 बजे की रहती थी, और मैं घर से 6 बजे निकलता था। और 6 बजे निकलने के बाद में जैसा मैं वो ड्यूटी के गेट के ऊपर जाता था, तो वहां पे दोस्तों जाते से ही चाय पीता था। और चाय पीने के बाद में जैसा मेरा दोस्त दिखा कि वैसे ही पहले एक निप मंगा के दोनों आधी आधी मारते थे, और फिर खाना वाना खाने के समय फिर एक निप मंगाते थे। तो वो ऐसा सिलसिला चलते रहा दोस्तों। और धीरे 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 उसने अपने लपेटे में इतनी खतरनाक तरीके से ले ली मेरे, कि कुछ दिनों के बाद में ऐसा होने लगा दोस्तों कि एक दो निप मेरे को कुछ जमता ही नहीं था। तो फिर पाइंट के ऊपर आ गया, पूरा पाइंट ले जाओ। और ऐसे पाइंट करते करते दोस्तों कितने पाइंट हो जाते थे मालूम नहीं। तो वहां पे क्या था दोस्तों, एक गवर्नमेंट सर्वेंट की इज्जत बहुत रहती है। और क्लरिकल में मेरे को कैजुअलिटी में कार्ड वगैरह बनाने की ड्यूटी मिलती थी, चेहरे से देखने दुकान में सुंदर होने की वजह से, और यंग माहौल, 17-18 साल की उम्र थी मेरी। और बहुत लोग मेरे परिचित हो गए फिर। तो वहां पे बाजू में रेलवे कॉलोनी थी, तो कुछ रेलवे के लोग आके बैठते थे। और वो डिपार्टमेंट ऐसा था कि उस डिपार्टमेंट से हर लोगों को काम पड़ता है, रात बेरात कभी भी। और मैं हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में था, तो लोग मेरे से ना जानबूझ के परिचय बढ़ाते थे। इतवारी के दोस्त, मस्का साथ के किराने वाले, धंधे वाले, बड़े बड़े व्यापारियों के लड़के। एक गाजीबाग में यादगार रेस्टोरेंट थी, विजय भाऊ को मालूम होगा, जो नागपुर के है पुराने, बहुत पुराना, वो नारायण राव आंवला पाने करके उसकी होटल थी। तो उसका लड़का मेरा दोस्त। और वो जमाने में दोस्तों बड़े रईसों के लड़कों के साथ में फोर व्हीलर में घूमना, और हर वो ऐशो आराम की जिंदगी। और पेमेंट कम थी, लेकिन वहां पे ब्याज का पैसा लेना मैंने चालू कर दिया था। और एक समय ऐसा आया था दोस्तों कि ब्याज वालों ने भी साला देना बंद कर दिए थे। उनको इंटरेस्ट ही नहीं जाएगा तो पैसा देंगे कहाँ से? और कोई मांगने भी आया तो उनसे आ रहे भी, 4-5-10 पोट्टे साथ में रहते थे, और बड़ी बादशाही चलती थी सिपर लोगों के पोट्टों के साथ में रहने का, और बढ़िया वहाँ आरे रावी करने का। और धीरे 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 दोस्तों मैंने वहां पे इजी मनी का रास्ता कहीं ना कहीं चुनना चालू किया। तो वो इजी मनी के चक्कर में दोस्तों मेरे समझ में आया कि बाकी के लोग जो सर्टिफिकेट उल्टे सीधे काम करते थे, तो मैं भी वो रास्ता अपना लिया। मेरा मेरा मानना है कि बुरी संगत का असर बहुत जल्दी फैलते जाता है। बुरे दुर्गुण जो है ना मेरे अंदर, मैं जल्दी अपना लेता, अच्छे गुण आने को बहुत टाइम लगता। तो वहां पे दोस्तों मैंने वो रास्ता चुन लिया। बड़े बड़े डॉक्टर लोगों से मेरी जान पहचान, आज नागपुर में बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे। तो वो सब डॉक्टर आज करीब करीब कोई 70-80 साल के हो गए, कोई 65 साल का। तो उन लोगों से मेरे ऐसे क्लोज रिलेशन हो गए थे कि मैंने अगर उनको, उनके ऑफिस में गया और उनको कॉल किया कि साहब वो फलाना है, उसको सर्टिफिकेट होना, ठीक है ना आनंद साहब, पैसे कितने देना पड़ेगा? हाँ ठीक है ना, तू देख लेना अपने हिसाब से। तो मैं वो जमाने में उनसे किसी से 500 लेता था,
किसी से 800 लेता था, किसी से 200 लेता था, और वो डॉक्टर लोगों को 150 रुपए दे के अपना काम निकाल लेता था। और ये चलते रहा दोस्तों, काफी दिनों तक चला। और मेरे को पैसे का बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अभाव नहीं होता था। जब मैं वहां पे 2 नंबर के लाइन में घुस गया, तो मुझे पैसे की कमतरता नहीं लगी रहती। घर से मैं जैसा नाइट ड्यूटी से छूटता था, तो सवेरे मैं 1 1.5 नीप मार के घर में आता था। तो मेरे तीनों चारों जेब में पैसे, ऐसे पैसे पैसे ही पैसे दिखते थे। तो घर के लोगों को भी ऐसा लगता था कि साला ये ऐसा कौन सा काम कर रहा, इसकी पेमेंट कम है, और ये रोज रिक्शे में बैठ के जाता। और वो जमाने में दोस्तों पैसे का बड़ा महत्व था। आज से कम 30 32 साल पहले की बात है, 33 34 साल पहले की बात है। तो पैसे का बड़ा महत्व था। और धीरे 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 दोस्तों एक समय ऐसा आया कि जो काम मेरे को नहीं करना था, वो भी काम मैंने वहां करना चालू कर दिया। और एक बहुत लंबा केस हो गया वहां। उसके पहले तक मेरे को कम से कम 10 12 बार डिपार्टमेंट में नोटिस देके, कभी 15 दिन के लिए बैठाते थे, कभी 1 महीने के लिए। और आखिरी में दोस्तों मुझे ऐसा टोटल इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने बैठाल दिए। उसके बाद मैंने बहुत प्रयत्न किया, जब तक मेरी शादी हो गई थी, मेरी एक बच्ची हो गई थी। नहीं, मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी उस समय। मेरी शादी हो गई थी दोस्तों। शादी वो सर्विस के चक्कर में अच्छी घर की लड़की मिली। वो एक रिश्तेदार ने जोड़ दिया। वो मेरे जो काका थे नागपुर शहर में, एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स है, उनका नाम चलता है शहर में। तो उन्होंने बोले मेरा भतीजा है, ऐसा करके उन्होंने मेरी शादी जोड़ दी। अब जोड़ देने के बाद में दोस्तों, जिस साल मेरी शादी हुई, उसी साल मेरे को ड्यूटी से बैठाला गया। और बैठाने के बाद में मैं बहुत बुरी तरीके से शराबी बन गया था। तो जब मैं शराबी बना, तो घर के लोगों के समझ में आ गया कि अब ये हाथ से निकल गया। हाथ से निकलने के बाद में उन्होंने मेरे ऊपर दोस्तों जितने प्रयत्न करने के थे उन्होंने किए। और प्रयत्न करने के बाद में मैं कहीं रिकवर होता ही नहीं था। किसी बाबा की तरफ ले जाते थे तो दूसरे दिन मैं शराब पी लेता था। और शराब पी लेता था तो मेरी हालत और खराब हो जाती थी। और मैं उनके ऊपर ब्लेम करता था कि भाई तुम लोगों ने मेरे को कहाँ लेके गए थे, क्या लेके गए थे, मेरी तबीयत खराब हो गई। और उसके वजह से घर में झगड़े झगड़े फसाद होते थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरी बात आखिरी तक समझ में नहीं आई कि मैं थोड़ी सी जो पीता था और रुक क्यों नहीं पाता था। तो ये ऐसा सिलसिला दोस्तों चलते रहा। और आखिरी में दोस्तों बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो परेशानी होने के बाद में ज्यादा से ज्यादा माँ बाप को परेशान करना, भाई बहन को परेशान करना, और आजू बाजू के लोग परेशान। और ये चक्कर में दोस्तों रोज मेरे घर में रोज मेरे घर में कोई नहीं, रोज तुम्हारे लड़के को समझा। तो मेरे जो मम्मी डैडी थे बहुत परेशान हो गए थे। और उसके साथ में मेरे छोटे भाई, बड़ा भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और ऐसे चक्कर में दोस्तों मेरे माँ बाप ने मुझे अलग कर दिए। और अलग करने के बाद में दोस्तों मैं बड़े मुश्किल से 2 या 3 साल के अंदर में मेरा खेल हो गया। मैंने सोचा था कि बहुत अच्छा चांस मिला अपने को, और अपन अलग रहेंगे। अब अपन खुले हो गए, अब अपन अपने मर्जी के मालक हो गए। तो धीरे धीरे वहां पे भी मेरे माँ और पिताजी अब मेरे ऊपर नजर रखते थे, दूसरे मोहल्ले में रहने गया था। और बाद में दोस्तों मेरे घर में कारखाना था। तो मेरे ही कारखाने का माल मैं पिताजी को चुतिया बना के लाता था और बेचता था। उसके बाद में दोस्तों वो शराब चालू ही थी, 2000 शराब थी। लेकिन भगवान इतना साथ दे रहा था कि वो चलते हुए मैंने वो धंधे में इतना रुपया कमाया था कि खुद का मकान वकान ले लिया एक एरिया में, विश्वकर्मा के बाजू में ताजनगर है, वहां पे एक मकान ले लिया सलम एरिया में। और मैं मेरे माँ बाप को बोलता था कि देखो तुम लोगों ने मेरे को अकेले, तो मैंने खुद के भरोसे ड्यूटी गई तो क्या हुआ, ड्यूटी को तो मैं धाड़ मारता हूँ। और ड्यूटी पे क्या मिलता था मेरे को, तो आज मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। और
24 घंटे शराब पीना और घर का माल लाना, इतवारी का माल लाना, सब चेक पेमेंट पे। तो वो चेक की भी कहानी मैं आखिरी में बताऊंगा क्या हो गया। तो मैं ऐसा कागज के जैसे चेक बांटता था दोस्तों इतवारी में। 100 डब्बे, एक ट्राली सोन पापड़ी की भेज दो पूरी भर के, चॉकलेट 200 किलो। तो ऐसे दुनिया भर के आइटम कॉस्मेटिक के मैं और ये डेयरी मिल्क वगैरह के सब बेचता था। तो उसमें मैं अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन जिसका माल लाता था ना दोस्तों मैं, तो उसको कभी ईमानदारी से पैसा नहीं पहुंचता था। और आखिरी आखिरी में दोस्तों इतना कर्जा हो गया कि जो 2 ऑटो मैंने फाइनेंस पे लिया था, एक ऑटो मेरा माल से दारू की दुकान से चोरी गया दोस्तों, और वहां से जो पनौती लगी दूसरा बैंक वाले ने उठा के लेके गया। फिर आखिरी में दोस्तों जो मार्केट में पैसा था वो लाते जाने का, दारू पीते जाने का। और घर वाले दोस्तों सवेरे से शाम तक मेरे घर के चक्रे मारते थे, मेरे घर के सामने 2-4 जन बैठे ही रहते थे। और एक शराबी को इतना दिमाग रहता दोस्तों कि एक समय ऐसा था, मुझे एक तेली समाज का एक दोस्त मिला। तो उसने, वो मेरे साथ सवेरे से शाम तक शराब पीता था। तो वो साला बहुत पैसे वाला था। उसने दिमाग दिया, बोले तू एक काम कर, बोले पेपर में ऐड डाल दे, बोले कि भैया मैं ये धंधे में बर्बाद हो गया, मेरा ऑटो ऑटो चोरी गया और मुझे परेशान मत करो करके। तो उसने वो दिवाले या निकल गया करके नव भारत में ऐड दिया था मेरे नाम से, मेरे फोटो सहित, कि मैं बड़ा परेशान हूँ और मेरी हालत बड़ी दुविधा है और कृपया मेरे को कर्जे वाले परेशान ना करे। तो वो सब करने के बाद में भी दोस्तों वो लोग पीछा नहीं छोड़ते थे। और आखिरी में जब मैंने घर में उसका चारों तरफ का गुस्सा घर में उतारना चालू किया, तो मिसेस को मार, ये मार, वो मार। आखिरी में दोस्तों एक दिन खूब मारा पीटी हो गई। और मारा पीटी के बाद में मैंने उसको खूब पजाया। और वो दूसरे दिन उसने अपने भाई लोगों को बुला के चले गई दोस्तों। और जाने के बाद में दोस्तों मैं ये सोच रहा था कि यार भगवान ने बहुत अच्छा चांस दिया, बोला ये चले गई और अभी अपन अपने जीवन का कांटा निकल गया, अभी बोला अपन ईमानदारी से और मस्त दारू पियेंगे, बोला, और अपने को अभी माँ बाप भी नहीं बोलने वाले और कोई भी नहीं बोलने वाला। तो वो ज्यादा दिन नहीं चला दोस्तों। वो जाने के बाद में मेरी एक बच्ची थी, मैंने बच्ची को रखा था मेरे पास में, लेकिन दोस्तों 2 दिन वो बच्ची को लेके मैं ऐसा कुत्ते के जैसा घूमते रहा। मेरे माँ बाप मेरे को आने नहीं देते थे, कोई नहीं आने देता था मेरे को। और 2 दिन वो मसान घाट में, नागपुर में मसान घाट है, और वो मसान घाट में वो लड़की को लेके सोया दोस्तों। आज वो लड़की करीब 30 साल की लड़की है, मेरी बड़ी वाली लड़की। तो 2 दिन उसको मसान घाट में लेके सोया दोस्तों। वहाँ का वो चौकीदार वगैरह पहचान का था। तो उसने वो मेरे लड़की को ले जाके मेरे माँ बाप के पास दिया, और दूसरे दिन मेरे माँ बाप ने वो पहुंचा दिए उसको। और ससुराल पहुंचा दिए। उसके बाद में मेरा खेल ही खत्म हो गया वहां से। और बाद में दोस्तों मैंने धीरे धीरे घर के भांडे बर्तन हर वो चीज बेचा दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता था कि यार अब ये मकान रख के क्या करूं, मकान बेच के कोई अच्छा धंधा पानी करूंगा और लाखों रुपए कमाऊंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। कुछ पैसा मेरे हाथ में लगा, कुछ मेरी मिसेस ने लेके चले गई। और वहां से दोस्तों जो सिलसिला बर्बादी का चालू हुआ, तो वो करीब करीब 4-5 साल दोस्तों कहीं पे भी रहना, कहीं घाटंजी, कहीं इटारसी, कहीं भोपाल, कहीं सेगांव, शिरडी, बम्बई। मैं कोई भी रेलवे स्टेशन में उतरता था दोस्तों, तो मैंने कोई ट्रेन का नाम नहीं देखा। कोई भी ट्रेन में मैं बैठ जाता था। और जब वो ट्रेन रुकती थी तो स्टेशन का नाम देखता था, अरे साला अपन तो ग्वालियर में आ गए, अरे अपन तो साला इगतपुरी में आ गए, अपन भुसावल में आ गए। मैं कहीं पे भी पगले के जैसा, मेरा दिमाग पागल हो गया था पूरा। और आखिरी आखिरी में दोस्तों मरने के कतार पे आ गया था। एक जगह ड्यूटी कर रहा था, थोड़ा बहुत काम आता था मेरे को। मेरे घर में ब्रेड का कारखाना था, तो मेरे को केक वगैरह बनाना आता था, तो मेरे को कोई भी रख लेता था। और आखिरी में दोस्तों मरने के कतार पे आया और वहां से नागपुर आया। और नागपुर आने के बाद में मैंने ये सोचा दोस्तों कि 3-4 साल के बाद आया हूँ और मेरे माँ बाप मेरे को अपना लेंगे। तो मैं सीधे तरीके से आने का, तो सीधे से नहीं आया, मैं रेलवे स्टेशन से उतरा और खूब टाइट होके घर गया। तो मेरे पिताजी ने मेरे को ऑटो में ही मारना चालू किया दोस्तों। मेरे दोनों तीनों भाई, मेरे पिताजी ऑटो में ही बनाए मैंने। और ऑटो से मार पीट के बोले, वो ऑटो वाले को भी 2-3 झापड़ मारे, इसको जा ले जा से
इस दुनिया में अपना कोई है नहीं, और अपने को अब शराब पीते पीते मरना है। और कॉटन मार्केट में, एक नागपुर में मार्केट है, वो मार्केट में हमाली करना और वही पड़े रहना दोस्त। तो वहां पे भी करीब करीब अच्छा लंबा समय मेरा गया। और फुटपाथ पे रहता था दोस्तों, और आखिरी में मेडिकल का इलाज चालू था, और वो डॉक्टर बार बार बोल रहा था कि भैया तुम दारू पियोगे तो मर जाओगे। तो मैं मेडिकल से आता था और फिर शराब पीता था, दवाई खाता था, दारू पीता था। तो ये सिलसिला चालू रहा। और एक दिन दोस्तों आखिरी में ऐसा लगने लगा कि अब ज्यादा दिन की कहानी है ही नहीं, अब अपनी विकेट गिरने वाली है। तो वो चक्कर में दोस्तों मैं वो अम, गीता मंदिर के आगे में शुक्रवारी तालाब के पास में एक गार्डन है, वो गार्डन में मैं दोपहर में जाके सोता था दोस्तों। रात में पुलिस वाले साले रात भर गश्त पे रहते थे, तो वो डंडे मार मार के उठाते थे। वो मार्केट में नींद नहीं होती थी, तो मैं दोपहर में वो गार्डन में जाके सोता था मस्त। एक दिन दोस्तों रास्ते से जा रहा था और भगवान को हाथ जोड़ा, यार भगवान बहुत हो गया बोला, अब साला मेरे को जीना नहीं है बोला, तो तू मुझे एक तो उठा ले बोला, और या तो बोला कोई ऐसा मार्ग बता मेरे को कि जहाँ मेरी दारू छूट जाए। और वहां से दोस्तों रास्ते से निकल रहा था, तो मेरे को 10-20 लोग एक जगह बैठे दिखे शुक्रवारी तालाब के पास में। आज भी मीटिंग होती है, तो उसमें हमारे वो विश्वनाथ भाई आज जिंदा नहीं है, तो उनके भगवान उनके आत्मा को शांति दे, उन्होंने आवाज दी मुझे और बोले बेटा क्यों, बोले क्या बात है, बोले शराब का प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने उसको बोला बुड्ढे तू अपना काम करना बोला, मेरे को आखिरी आखिरी में किसी ने शराब का नाम भी ले लिया ना, तो ऐसा लगता था कि उसका गला पिचक देना, लेकिन पीने के लिए बड़ी अच्छी लगती है। और उसने तो मेरे गले में हाथ डाल के वो 2-3 जनों ने पकड़े, सुशील भाई वगैरह ने बैठा ले। और पहले दिन दोस्तों मैंने वहां पे, भले मैं नशे में था, लेकिन मेरे कानों तक एक आवाज जरूर गूंजी कि मैं एक शराबी और मेरा नाम फलाना है। और उन्होंने मुझे कागज दिए दोस्तों। और दूसरे दिन जब मैं सो के उठा वो कॉटन मार्केट से, तो वो कागज, मैं मुंह धोने गया नल पे, तो मैं बोला यार हल्का सा एक आधी पैक मार लेते। कुछ पैसे थे मेरे पास में, 30-35 रुपए पड़े थे, और उस समय पौवा 11 या 12 रुपए का पाव था। तो बोला यार कुछ पी लेते, और बाद में बोला देखते। तो मैं जैसा मुंह धोने गया नल के पास, तो मेरे को कागज दिखा। अब वो कागज दिखा तो क्या हुआ कि पढ़ा लिखा होने की वजह से मैंने देखा ये कागज किसने दिया। तो मेरे को अचानक याद आया, बोला यार दोपहर में अपन मीटिंग में गए थे और कल अपन रात में दारू नहीं पिए, और ये कागज बोला उन्होंने दिया। तो मैंने उसको पूरा नीचे से ऊपर तक पढ़ा, तो वो 12 पायरिया, 12 परंपरा हो गए, तो कुछ नहीं समझ में आया। सिर्फ वहां पे वो ग्रुप के नाम और एड्रेस थे, तो मैंने उसमें से वो सुप्रभात ग्रुप का एड्रेस ढूंढा और वहां गया। और तो वहाँ वो शेषराव दादा वगैरह ने समझाया, आओ बोले बेटा, बोले बैठो। तो मैं पहले दिन 4:30 बजे, 4:45 बजे वहां पर, और वो शेषराव दादा वो वहां पे करते थे, वो भी आज दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनके भी आत्मा को शांति दे। तो उन्होंने मुझे बैठा ले वहां पे, और बैठाने के बाद में मुझे बोले कि बेटा यहाँ बैठो। और वो दिन से जो सिलसिला शुरू हुआ दोस्तों मेरा, अच्छे 2-4-5 दिन निकले मेरे, तो बहुत परेशानी में था दोस्तों। यहाँ के लोग बोलते थे यार तुम ऐसे जगह मत जाओ जहाँ तुमको शराब आसानी से मिले। अब मैं रहता ही ऐसे जगह था कि मुझे वहाँ शराब का ढीगा नहीं मिलता था। एक आधी अगर मैंने कोई ट्रक का माल पलटा दिया हो कॉटन मार्केट में, तो शराब ही शराब मिलती थी। हाँ, थोड़ा सा 2-4 बोरे किसी के उतार दिया, हमारे की गया, पैसा आ जाता। और मैं नहीं गया दोस्तों, बोले कि भैया वो जगह छोड़ना पड़ेगा, मैं छोड़ दिया। और बाद तो मैं रोज उनके पीछे लगता था, यार मेरे खाने का पैसा, तो बोले सब जुगाड़ हो जाएगा, धीरे धीरे परिस्थिति बदल जाएंगी। तो यहाँ मेरा खाने का जुगाड़ हुआ, किसी ने मुझे होटल में झुमका पाकर खिलाते थे, कोई कुछ खिलाते थे। और ये सब चलते हुए दोस्तों मैंने 5-6 महीने की सोब्राइटी हासिल किया। और सोब्राइटी में मुझे हमेशा हर कोई ये बोलता था कि यार वो दिन नहीं रहे ना बोले, तो ये दिन भी नहीं रहेंगे बोले। देख बोले अभी तू 6 महीने का सोबर है, ये तेरा जो टाइम है बोले, ये दिन जल्दी निकल जाएंगे बोले, भगवान पे भरोसा रखो। तो उसमें दोस्तों बहुत जल्दी स्पॉन्सर बनाने की वजह से ध्यान में आया मेरे कि ये लोग जो बोल रहे हैं, तो इनके बातों में
100% सच्चाई है, क्योंकि मैं एक इतना बेवड़ा आदमी, और मेरी 6 महीने शराब रुकी है, और खाना पीना सब बरोबर चल रहा है, कपड़े लत्ते सब मिल रहे हैं, यहाँ के लोग तो सब संभाल रहे हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों 6 महीने के बाद मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि तुम्हारा लड़का जिंदा है और वो फलाने जगह वहां पे बैठता है। तो मेरे पिताजी आए, तो मैंने 8 दिन मेरे पिताजी के साथ में भी नहीं गया, उनको गाली गलौज दे के भगाता था। और बाद में 8वें दिन के बाद में मेरे पिताजी को बोला कि मैं वो एरिया में नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे घर में नहीं आता, मेरे को किराए का रूम लेके दो और मैं अलग रहूंगा। और 10-11 महीने की सोबराइटी में मेरी मिसेस आ गई, दोस्तों कोर्ट केस चालू थी, कोर्ट में जाता नहीं था, और मैं हमेशा एक ही सवाल करता था कि यार सबका परिवार आ रहा, मेरा परिवार कब आएगा। तो बोले वेट एंड वॉच की भूमिका रखो, भगवान पे भरोसा रखो। तो धीरे 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 दोस्तों वो समय, कोर्ट का जो रिजल्ट था वो मेरे फेवर में लगा, और मेरी मिसेस आने को तैयार हो गई, एक बच्ची थी, और वो आ गई दोस्तों। और वहां से आने के बाद में दोस्तों जिंदगी क्या है और जिम्मेदारी क्या है, ये एहसास मुझे पहली बार हुआ था दोस्तों। 42 साल की उम्र में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भैया नहीं, अपना भी परिवार है, और इनको खाने पीने से लेके हर बातों से ये जिम्मेदारी मेरी है। तो ये मेरे स्पॉन्सर ने मुझे अपने अनुभव के माध्यम से बताया। और उसके बाद में दोस्तों फिर वो 12 कदम वगैरह जो भी ईमानदारी से करने की कोशिश किया तो ध्यान में आया। तो बहुत सी तकलीफें आई दोस्तों, इतनी खतरनाक खतरनाक तकलीफें आई कि जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 3 साल की सोबराइटी, जो 1200 रुपए मेरे को महीना मिलता था, और 300 साढ़े 300 रुपए किराए का रूम करके रहता था। तो बड़ी तकलीफ होती थी। तो यहाँ के लोग बताते थे कि भैया ये भी दिन निकल जाएंगे, जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय रहेगा नहीं। तो मेरी मिसेस को मैं समझाता था कि तू भगवान पे भरोसा कर, सब बराबर हो जाएगा। मैंने शराब मेरी बंद है ना, मेरी शराब रुकी हुई है ना, तो मैं आगे बहुत कुछ बातें कमा लूंगा, कर लूंगा। तो मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था। और धीरे 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 दोस्तों उसी मालक के पास में पेमेंट बढ़ती रही, और 3 साल की अच्छी मजबूत सोबराइटी होगी। और 3 साल के बाद में दोस्तों दूसरी बच्ची हुई, और दूसरी बच्ची भी इतनी सीरियस हुई। और उस समय भी शराब पीने के मेरे 90% चांस बन गए थे। मैं भगवान को बहुत गाली दे रहा था कि भगवान यार तेरे को देना था तो मेरे को लड़का देना था, पहली लड़की है, और ये दूसरी भी लड़की दिया, और ये तेरे को अकल नहीं किया, दिमाग नहीं किया, तूने मेरे छाती पे डाल दिया, मैच मिल गया, और पूरे हिंदुस्तान में पूरे दुनिया में मैच हो गया, तू मेरे ऊपर ही कितना प्रहार करेगा, ये वो। बाद में ओल्ड टाइमर ने समझा, स्पॉन्सर ने समझा कि बोले ऊपर वाला जिसको चाहता है ना बोले ज्यादा, तो उसको ज्यादा तकलीफें देता बोले, और तेरे में बोले तकलीफ सहने की सहनशीलता है, इसीलिए ऊपर वाला तेरे को बार बार चुन रहा बोले। मैं बोला यार ये कैसा आदमी है यार, बोला ये जले पे नमक छिड़क रहा। फिर उसने बताया कि बोले लड़की जो आई तो ये तेरे घर में लक्ष्मी का रूप लेके आई बोले, और वो नवरात्रा की दिन पैदा हुई, जिस दिन देवी बैठती उस दिन। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं उसने मेरा माइंड कन्वर्ट किया, और वो लड़की कम से कम 22-24 दिन वो मेवो में एडमिट रही, और वहां से भी वो रिकवर होके निकली दोस्तों। तो ऊपर वाला मेरा अच्छा ही चाह रहा था। तो धीरे 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 दोस्तों उसके बाद में पेमेंटें बढ़ती गई। धीरे धीरे जिस मालक के पास में, बिल्डर के पास में था, उसी बिल्डर के पास में आज भी ड्यूटी कर रहा हूँ। धीरे धीरे दोस्तों पगारें बढ़ती गई, और बढ़ने के बाद में दोस्तों मेरे जो पुराने जो कर्मकांड थे वो सामने आते गए दोस्तों। मैंने शराबी दौर में 10-12 मेरे ऊपर क्रिमिनल केस हो गए थे, और 10-12 क्रिमिनल केस हो गए थे, और 2-4 चेक बाउंस के केस थे मेरे ऊपर, और इधर उधर से पेमेंटें कम, किराए का घर, और अच्छे जगह ड्यूटी कर रहा था मैं उसके उसका नाम तो नहीं लूंगा, वो मंत्री के तरफ था, मैं एक नागपुर का एक मंत्री है, तो उसके तरफ ड्यूटी कर रहा था। और यहाँ के लोग बोलते थे कि देख परिस्थिति सुधर जाएंगी, घबरा मत, तू तारीख अटेंड कर बोले। तो मैं तारीख पे जाता था ना दोस्तों,
तो मजिस्ट्रेट वो सरकारियों पे 5 तारीख 6 तारीख। और ऐसे दोस्तों इतना परेशान हो गया 5 साल कि 7-8 साल की सोबराइटी में दोस्तों पूरे के पूरे केस एक एक केस दोस्तों बरी होते गए। कुछ केसों में गवाहदार नहीं मिले, तो कुछ केस में वो लोग मर गए जिन्होंने मेरे बारे में तकरार डाले थे। तो ऐसा कर करके दोस्तों ऊपर वाले ने धीरे धीरे मदद मेरी करते गया। यहाँ के लोग जो बोलते हैं ना, पुराने लोग, वो एक एक बातें सच होती। ये समय जो है, ये समय एक जैसा रहने वाला नहीं है। समय धीरे धीरे दोस्तों बढ़ते रहता आगे, और वो बदलते रहता। आज जो मैंने खाया कोई जरूरी नहीं कि कल मैं वो खाऊंगा। और धीरे धीरे देखा दोस्तों जिंदगी में, ईमानदारी से यहाँ के जो अ, विचार है, यहाँ के लोगों की जो शेयरिंग है, अगर मैं ईमानदारी से सुनो और उस पर कृति करूँ, मेरी कृति पॉजिटिव होना चाहिए दोस्तों। एक समय ऐसा था दोस्तों कि इंटर ग्रुप 1 के चेयरमैन विजय विजय यस थे। विजय भाई को मैंने देखा इंटर ग्रुप चेयरमैन का। उस समय ऐसा काम होता था दोस्तों, और उस समय मैं बोलता था यार ये कैसे, यार बोला कितनी अच्छी संगठन है, देखो कितने बड़े बड़े अधिकारी वहां बैठे। वो सुप्रभात की एनिवर्सरी थी और मैं गया था वहां पे, आज से 18 साल पहले की बात है वो। तो वहां गया था मैं, तो विजय भाई बैठे हैं, उनके बाजू में कमिश्नर बैठा है, मेडिकल का डीन बैठा है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। और वहां मैं बोला था नहीं यार, इन लोगों के संगत में रहे तो इज्जत भी मिलती है और शोहरत भी मिलती, और जो गई हुई चीज है वो वापस आती है। और उस समय मैं नया ना था, तो इनकी बड़ी शेयरिंग में दम था, शेयरिंग सुनता था इनकी। तो धीरे धीरे दोस्तों प्रगति के रास्ते पे चलते गया। एक समय ऐसा आया दोस्तों कि जो पैसे पानी का जो अभाव था ना, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मेरी बच्ची, छोटी वाली लड़की मेरी 6 साल की थी, तो मेरे हाथ से 2-3 सौदे हुए दोस्तों। मैं अभी आज जिस बिल्डर के पास में हूँ, आज काफी लंबा समय हो गया उसके पास ड्यूटी करते हुए, तो 2-3 सौदे हुए दोस्तों। उसमें मैंने कम से कम 12-13 लाख रुपए दोस्तों कमीशन में मेरे को ईमानदारी से मेरे मालक ने दिया। और उसके बाद में दोस्तों जो मेरा समय बदला, फिर उसके बाद में मैंने गाड़ा घोड़ा का में धंधे में हाथ डाला। उसके बाद में दोस्तों धीरे देखते धीरे हैं भाई धीरे धीरे वहां पे करना क्या है ना। तो अब मैंने कहा भाई क्या करूं, बाहर निकल के देखा। तो धीरे धीरे दोस्तों वो हेमंत का माइक चालू था, बंद कर दिया। तो धीरे धीरे दोस्तों मेरा समय बदलते गया। मैं यहाँ बताते दोस्तों कि पैसे पानी की बात नहीं होती, लेकिन दोस्तों मैं जिस परिस्थिति से निकला, पूरा जीरो होके निकला था। आज देखता हूँ दोस्तों, आज बड़ी वाली जो मेरी बच्ची है, मेरी जो सोच थी दोस्तों, बहुत घटिया किस्म की सोच थी कि इसको 10वीं 11वीं पढ़ाऊंगा और इसकी शादी कर दूंगा एक आधी गरीब घर का बच्चा देख के। लेकिन दोस्तों आप लोगों के संगत में रह के, आप लोगों के घर में आना जाना देखता था मैं, तो पुराने ओल्ड टाइमरों के घर में, और उनको जाके पूछता था कि तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है। तो वो बताते थे मेरे को, यार मेरा बड़ा वाला लड़का मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा, कोई बोलता था फार्मासिस्ट बन रहा, कोई बोलता था यार इंजीनियर बन रहा। तो मेरी भी उमंग जाग पड़ी दोस्तों। और एक दिन मेरे इधर का एक ओल्ड टाइमर, बहुत पुराने ओल्ड टाइमर, सुशील भाई, और वो मेरे घर में आए और उन्होंने देखे मेरी बच्ची का टैलेंट, और वो बोले यार ये लड़की तो इंग्लिश बहुत अच्छी बातचीत करती, बोले, और ये बहुत पढ़ाई लिखाई में होशियार है, इसको बोले कुछ बनाओ बोले। तो वो लड़की को दोस्तों मैंने पढ़ाई में पूरा फोकस डाला, तो 2-3 उसने फील्ड चेंज की, लेकिन दोस्तों आखिरी में वो एलएलबी की। आज वो हाई कोर्ट में, नागपुर के हाई कोर्ट में लॉयर है दोस्तों, आज वो प्रैक्टिस करती है। उसके बाद में उसकी शादी हुई, तो जो दामाद मिले वो भी दोस्तों लॉयर है। वो दोनों आदमी औरत दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। और धीरे धीरे समय बदलते रहा दोस्तों। एक समय ऐसा था दोस्तों कि खुद की साइकिल नहीं थी, पूरा नागपुर घूमता था। नागपुर में 16 ग्रुप थे, 16 या 14 ग्रुप थे, तो पैदल ही पैदल पूरे नागपुर की मीटिंग करता था। आज तो दोस्तों नागपुर में कम से कम 72 ग्रुप है। तो और धीरे धीरे फिर यहाँ आने के बाद में एक उसका और पड़ाव आया दोस्तों। जैसा जैसा मेरा टाइम निकलते गया और जैसे जैसे मेरे दिन बदलते गए, तो मुझे दोस्तों मेरे अंदर एक नई उमंग जागृत हुई, वो सेवा का भाव। जो दोस्तों मैं ओल्ड टाइमर लोगों के साथ में रहता था दोस्तों, कैरिंग द मैसेज का काम करता था। उसके बाद में दोस्तों भगवान ने मुझे बड़ा अच्छा सौभाग्य दिया
कि मेरे हाथ से नागपुर में 2-3 ग्रुप ओपन हुए और उस ग्रुप की जिम्मेदारी पूरी दोस्तों मैंने उठाया। और कोई आए ना आए, कोई आए ना आए, तो मेरे अनुभव के माध्यम से मैं वहाँ पे 1 घंटा बरोबर बैठे रहता था दोस्तों, और भगवान से प्रार्थना करता था कि यार भगवान, आज अगर कोई आ ही नहीं, इस ग्रुप में कोई नहीं आ रहा है, कल आएगा। तो आज देखता हूँ दोस्तों ग्रुप की संख्या बढ़ गई धीरे 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 धीरे। और अच्छा भला काम करने का मौका मिला दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस नागपुर में दोस्तों। कुछ बातें आपसी कंट्रीब्यूशन रहते थे हमारे आपस में, 2-3 इंटर ग्रुप थे, तो 2-4 ओल्ड मेंबरों की सलाह मशूरा करके इस एरिया में काम नहीं होता था। तो मेरे को शुरू से बड़ा विरोध था, शुरू से बड़ा मेरा दिमाग खराब होता था। मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो मेरी 10 साल की सोबराइटी थी। तो 10 साल की सोबराइटी में सोचा था मैंने कि मैं वाड़ी साइड में, इधर बर्डी के इस साइड में एक नया ग्रुप बनाऊंगा और इधर काम करूंगा। इस साइड में अल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुप भी नहीं है, और सब जाके महाल, इंदौरा, ताजबाग, दिगोरी इधर। तो वो भी सपना मेरा ऊपर वाले ने पूरा किया दोस्तों। मैंने अंतर समूह 4 का एक न्यू रखा, अंतर समूह 4 बनाया। उसका मेरे जो साथ वाले जो थे मेरे मेंबर लोग, उन्होंने मुझे अंतर समूह 4 का चेयरमैन बनाया, और अच्छा काम चल रहा है दोस्तों। आज देखता हूँ कि जहाँ पे भी कैरिंग द मैसेज का मेरे को मौका मिलता है, वहां जाके दोस्तों मैं काम करता हूँ। आज तीनों चारों अंतर ग्रुप मिलके हम लोग काम करते हैं, कभी दीक्षा भूमि में, तो कभी कभी नवरात्रा में। तो दोस्तों धीरे धीरे कैसा है, समय निकलते रहता दोस्तों। और मैं पहले जो था शराबी दौर में क्या था कि मैंने अगर आज झाड़ लगाया ना, तो कल मेरे को फल होना। और आज समझ में आता है दोस्तों, आज 60 साल की उम्र में अभी समझ में आता कि सबूरी का फल कितना मीठा होता है। मेरे जो है दोस्तों, मेरी किताबी भाषा नहीं है, और मैं जो है तो किताबी भाषा का अनुभव रख के नहीं बोलता। जो मैंने यहाँ पे किया हूँ, जो मेहनत किया हूँ मैंने, तो वो हिसाब से मैं अपने अनुभव रखने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो इस बात को लेके ना दोस्तों, आज मेरे अंदर एक बड़ा घमंड है दोस्तों मेरे को, कि मैं ऐसे फेलोशिप का हिस्सा हूँ, मैं इंटरनेशनल फेलोशिप का आज ऐसा सदस्य हूँ कि मेरे ऊपर कितने भी संकट आए, कितना भी टाइम खराब हो, लेकिन यहाँ के जो मेरे दोस्त भाई है ना, वो मेरे को मदद करने के लिए आधी रात को तैयार होते हैं, आधी रात को तैयार होते। मैंने कई समय देखा कि कोई सगे मेरे रिलेटिव्स के जो मेरे भाई बहन, मेरे काका, किसी को भी फोन करो तो कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। लेकिन आज मैं अगर किसी को फोन कर देता हूँ, चाहे वो हमारे नरेश भाई हो, हमारा एक नरेश डी करके यहाँ पे जुड़े हैं, तो नरेश डी हो, उनको फोन करूँ, महेश को फोन करूँ, तो आधी रात को मेरी मदद के लिए तैयार रहते। भाऊ तुम बोलो तो बोलते, क्या बात है। लेकिन दोस्तों मैंने हमेशा एक ही बात सीखा हूँ इस कार्यक्रम में आते हुए, कि वेट एंड वॉच की भूमिका, सबूरी का फल हमेशा मीठा होता है। आज जो मैं हासिल करना चाहता हूँ ना दोस्तों, तो उसके लिए मैं जल्दबाजी ना करूँ दोस्तों, मैं मेहनत करूँ। मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना उसका फल प्राप्त होगा दोस्तों। मैं आज जिस कंपनी में ड्यूटी करता हूँ दोस्तों, मेरे को रात को 2:30 बजे, 3 बजे जब भी कॉल आता है, तो मैं उतने रात को उठ के साइड पे भागता हूँ। और ये सब करने की वजह से उस मालक के नजर में मेरी इज्जत और हो रही, और बढ़ते जा रही। और मुझे यहाँ के ओल्ड टाइमर लोगों ने बताया था कि भैया अगर तेरे को 10,000 पेमेंट मिलती होंगी, तो तूने 15,000 का, 12,000 का काम करना चाहिए, 2 घंटे ज्यादा वर्क करना चाहिए। और ये सब सीखा ही नहीं था गवर्नमेंट ड्यूटी में। साला मैं हाजिरी लगा देता था और वो सुपरवाइजर को बोलता था कि 15 दिन की पेमेंट तू ले लेना और 15 दिन की मेरे को दे देना, मेरी पेशीट बिल तू पूरे महीने का बना ले। तो ये धोखेबाजी, जालसाजी, बेईमानी, ये सब भरी थी। लेकिन यहाँ के उल्टा टाइमरों ने समझाया कि भैया ईमानदारी से काम धंधा करो, ईमानदारी से मेहनत करो, और जिम्मेदारी का एहसास की भावना रखो कि भैया परिवार मेरा है तो जिम्मेदारी मेरी है, कोई बाजू वाला आके थोड़ी मेरा पूरा करने वाला है। और मैं कितना भी अगर यहाँ से ज्ञान सीख लूं, कितनी भी शेयरिंग सुन लूं, कितने भी अच्छे अच्छे ओल्ड टाइमर लोगों को मैंने देखा, और आज नागपुर में आते ही रहते ओल्ड टाइमर लोग, बम्बई से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, तो बहुत लोगों के साथ में मेरे को रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं उनके शेयरिंग के ऊपर सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा,
मेरे को काम करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे काम करना पड़ेगा। और ये सब मैं जब काम करता हूँ पूरी ईमानदारी से, 12 कदम क्या है, 12 कदम कोई बहुत बड़ा मेरे को हवाई जहाज अपने सर पे लेके नहीं घूमना है। दैनंदिन जीवन में यहाँ जितने भी है, हर वो आदमी 12 कदम ले रहा है। पहला कदम तो मैंने हतबलता स्वीकार कर लिया, हर वो परिस्थिति के सामने मैं हतबल हूँ। शराब के प्रति नहीं, मैं परिवार के प्रति भी हतबल हूँ। परिवार में मैं सही डिसीजन नहीं दे सकता। शराब तो एक माध्यम था। दूसरा कदम, पूरी दुनिया में मैंने घूम के देखा, तो मेरी शराब नहीं रुकी। मैं जिस फील्ड में था वहाँ मैंने कईयों लोगों को मरते देखा। रात में बीमार लाते थे और दूसरे दिन सफेद कपड़े में लपेट के लेके जाते थे, और हम लोग उसकी चकल्लस उड़ाते थे कि साले को पीना नहीं आया, ये देसी पीता हूँगा, ये स्प्रिट पीता हूँगा, ये कोरी पीता हूँगा। तो ये सब बातें दोस्तों। और मीटिंग में आने के बाद मेरी शराब रुक गई। मीटिंग और फेलोशिप में आने के बाद में शराब रुकी, तो उसी को दूसरा कदम उसी को मान लिया। और तीसरा कदम दोस्तों, मैंने दुनिया में अपनी इच्छा चला के देखा था, लेकिन मेरे इच्छा का नतीजा क्या हुआ, वही फुटपाथ। माँ बाप ने हकेल दिए, औरत छोड़ के चले गई। तो आज मैं अपनी इच्छा नहीं लगाता, आज भगवान की इच्छा क्या है वो कबूल करता हूँ। अभी मैं, मेरी भतीजी की बहुत सीरियस तबीयत खराब है, 8 दिन से परेशान है। जब भी उसको 4 बजे लेके आया, अभी सब नीचे बैठे हैं, मैं टेरिस के ऊपर खड़े होकर शेयरिंग कर रहा हूँ, पूरा परिवार नीचे बैठा है। तो जो होना है वो मैंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया कि भगवान जो तू चाहता है वो कर। तेरे अच्छे और बुरे में मेरे को समाधान है। आज मेरे मर्जी से मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं करता हूँ। और चौथे कदम के अंतर्गत दोस्तों, छानबीन जब किया ना, तो मालूम पड़ा मुझे कि नहीं यार, ये इतने लोग जो शेयरिंग कर रहे हैं ना, तो ये सारी की सारी बातें मेरे को लागू होती है। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं कितना खराब आदमी हूँ, कितना अच्छा हूँ, और कितने मैंने झंडे लगा के रखा हूँ। तो उसके ऊपर काम किया। और 5वें कदम के अंतर्गत दोस्तों, ताप स्वीकार, स्पॉन्सर के पास में, भगवान के पास में वो किया, तो दोस्तों थोड़ा हल्का हुआ। और 6वें 7वें कदम के अंतर्गत दोस्तों, कैरेक्टर डिफेक्ट थे। ऐसे ऐसे कैरेक्टर डिफेक्ट भरे थे दोस्तों कि 10 साल के बाद में एक कैरेक्टर उफान मार गया था, कि इतना पैसा 10 साल के बाद में आ गया था कि मेरे सर पे छत हो गया था, और मेरे बाल बच्चे 2 टाइम की रोटी खा सकते थे। लेकिन 10 साल के बाद में एक यही का आदमी मिला, और उसके साथ में मैं सट्टा खेलने लग गया। और 15 दिन में 1 रुपए हार गया दोस्तों सट्टे के अंदर। और वो पैसे कंपनी के थे, मेरे नहीं थे। और फिर छोटा सा मुंह करके अपने ओल्ड टाइमर के पास में गया, अपने स्पॉन्सर के पास। उसने समझाया मुझे कि अपनी गलती कबूल करो, बोले मालक को वो बताओ, बोले कि कोई काम से मैंने ये पैसे मेरे परिवार में खर्चा किया, 10-10 हजार करके पेमेंट से काट लेना, और इसको बोले वही बंद करो। और उसने बताया कि सट्टा खेलने वाला कभी बना है क्या, बोले सट्टा खाने वाला बना है, बोले जो सट्टा खोलता है वो बना है, बोले। तो वहां से मेरे दिमाग से लखोपतिपन का ख्याल निकल गया दोस्त, वो वहीं पे मैंने बंद कर दिया। तो दोस्तों, कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम किया। और 8वां 9वां कदम, नुकसान भरपाई का। तो कुछ लोग ऐसे भी थे दोस्तों कि मैंने इतने खतरनाक तरीके उनको तकलीफें दिया हूँ कि आज मैं अगर उनको उनके घर में जाऊँ और उनको बोलूँ कि मैं तुमको, मेरे को माफ कर दो, आज मैं सुधर गया हूँ, अभी मैं 17-18 साल से दारू नहीं पी रहा हूँ और अच्छा आदमी बन गया हूँ, तुम मुझे तुम माफ कर दो, तो मेरे हो सकता मेरी जान ले लेंगे। ऐसे खतरनाक किस्म के पाप मैंने किया हो। तो ऐसे जगह छोड़ दिया उनको, भगवान के सामने मैंने माफी मांग लिया, ईमानदारी, भगवान मैं अभी अच्छे मार्ग पे चल रहा हूँ, वो जो गलती हुई थी मेरे से उसके लिए मुझे माफ कर दो। और रोज सवेरे शाम उठ के दोस्तों, जिन लोगों को दुखाया उनको माफी मांगता हूँ, और जिन लोगों ने मेरे को दुखाए उनको माफ करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और 10वां कदम दोस्तों, स्पॉट इन्वेंट्री का है। जहाँ पे भी आज छोटी मोटी गलतियां होती है दोस्तों, तो तुरंत उसको दोस्तों छानबीन करने की कोशिश करता हूँ कि सामने वाले की गलती थी या मेरी गलती थी। तो आज मुझे मालूम पड़ता दोस्तों, अगर छोटी मोटी गलतियां है तो मेरे को इग्नोर करना पड़ता दोस्तों। मामूली हल्की सी किसी की ठोस लग गई और मैं पहले उसके ऊपर रेस होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा लगता है दोस्तों, नहीं मेरा ही बच्चा गाड़ी चला रहा है, हो गई गलती, जो क्या बेटा मिल गया। तो ये बात समझ में। और 11वां कदम दोस्तों, प्रार्थना और मेडिटेशन का। तो प्रार्थना और मेडिटेशन में दोस्तों, सवेरे, पहले मैं, मेरे पास समय नहीं रहता था,
लेकिन आज कहीं ना कहीं दोस्तों सारा समय अल्कोहलिक पीरियड में मेरा शराब पीने में जाता था। लेकिन आज सवेरे दोस्तों ईमानदारी से उठता हूँ और 10-15 मिनट आंखें लगा के भगवान के सानिध्य में कि भगवान से फरियाद करता हूँ दोस्तों। अब बिल्कुल मेडिटेशन मेरा नियमित सवेरे मेरे को अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत है और प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि भगवान किसी भी सिचुएशन में साला कोई मर क्यों नहीं जाए, लेकिन आज मेरे हाथ में शराब मत आने दे। और 12वां कदम दोस्तों वो तो मैं डेली करते रहता हूँ, डेली का काम है। 12वें कदम का मेरा इसमें कदम मैं डेली करता हूँ दोस्तों, कैरिंग द मैसेज का। उसी के वजह से दोस्तों आज इतना अच्छा मेरा सुख शांति का परिवार चल रहा है। और धीरे धीरे दोस्तों कोई भी काम है ना दोस्तों आज नहीं हुए तो मैं भगवान के हाथ में छोड़ देता दोस्तों। और यही सब करने की वजह से दोस्तों एक एक दिन दोस्तों निकलते रहता मेरा दोस्तों। लेट लतीफ लेट गो लेट गॉड की भूमिका में रहता हूँ दोस्तों। और आज बड़ा शांत रहता हूँ और परिवार भी शांत है दोस्तों, आजू बाजू का परिवार भी शांत है। तो ये बार बार विजय भैया कोई हिंड्रेस कर रहा है तो बाकी का समय इनको दे दो। मैं मेरी शेयरिंग यही रोकता हूँ, ठीक है। विजय दादा धन्यवाद, धन्यवाद विजय बाबू। दिनेश भाई मेरी धन्यवाद। आवाज आ रही है? धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद तो यार धन्यवाद ले लो कोई मीटिंग। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद मनीष भाई, धन्यवाद। मीटिंग ले लो हाँ प्लीज। धन्यवाद। 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 एक मिनट, स्टॉप।